अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम लोग ऐसी कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि किसी भी ट्रॉमा से रिजल्ट करती हैं। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट आ सकती है, जिसमें नंबर 1 डिसफंक्शन आता है। देखिए डिसफंक्शन से मुराद एक तो डिसफंक्शन से एक कॉमन टर्म हमारे दिमाग में आती है, लॉस ऑफ फंक्शन, उसको आप डिसफंक्शन कहते हैं। जब भी हम लोग डिस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे हमारी मुराद होती है कि एक चीज़ जो है वो अपनी नॉर्मल काम सही तरह से नहीं कर रही है। तो नॉर्मल लॉस ऑफ फंक्शन नहीं, लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन इज टर्म्ड एज डिसफंक्शन। ठीक है, अब डिसफंक्शन जो है ना, इसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी टिश्यू के अंदर कॉन्ट्रेक्चर हो गया हो, ठीक है, वहाँ पर जो है वो एडहेसिव चेंजेस होकर वहाँ पर एडहेजन बन गया हो, या फिर जो है वो वहाँ पर क्या हो गई हो, वीकनेस हो गई हो, या फिर प्रोलॉन्ग इमोबिलाइज आपने कर दिया हो, जिसकी वजह से वहाँ पर कॉन्ट्रेक्चर वगैरह या वीकनेस वगैरह डेवलप हो गई हो। तो उसके रिजल्ट में हो सकता है कि किसी भी सॉफ्ट टिश्यू की या जॉइंट की मोबिलिटी अफेक्ट हो जाए, उसकी मोबिलिटी लूज हो जाए, जो कि उसकी नॉर्मल मोबिलिटी थी, उसको आपने क्या कहना है, ये क्या है, डिसफंक्शन है। अब डिसफंक्शन के साथ साथ उसने हम लोग को नीचे एक टर्म बताई हुई है जो कि क्या है, ज्वाइंट डिसफंक्शन है। तो लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ ज्वाइंट, ठीक है, और ज्वाइंट का नॉर्मल फंक्शन क्या है, मूवमेंट कराना, ठीक है, ज्वाइंट का मकसद क्या है, रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करना, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट डिसफंक्शन है। अब यहाँ पर उसने स्पेसिफाई किया है उन मूवमेंट्स को जो कि ज्वाइंट के ऊपर हो रही होती हैं, जिनको हम ज्वाइंट प्ले कह रहे होते हैं। और ज्वाइंट प्ले मोबिलाइजेशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ी थी। ये कौन सी मूवमेंट होती हैं, स्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं, जो कि आप वॉलंटरीली कंट्रोल तो नहीं कर रहे, लेकिन ये किसी भी मूवमेंट के साथ हो रही होती है। फ्लेक्शन हो रही है ज्वाइंट के ऊपर, तो स्लाइडिंग ग्लाइडिंग हो रही होती है, विद इन द ज्वाइंट मूवमेंट्स हो रही होती है। ठीक है, विजिबली हमें नहीं दिख सकती, ना ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत नेसेसरी होती हैं किसी भी मूवमेंट को कंप्लीटली जो है वो करने, कंप्लीट जो है वो मूव परफॉर्म करने के लिए, कंप्लीट रेंज करने के लिए। स्लाइडिंग हो सकती है, ग्लाइडिंग हो सकती है, या फिर हमारे पास क्या हो सकती है, रोलिंग हो सकती है। ठीक है, ज्वाइंट प्ले में ये 3 मूवमेंट्स आ रही है। और अगर किसी ज्वाइंट का ये नॉर्मल ज्वाइंट प्ले लॉस हो जाएगा, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, दिस इज ज्वाइंट डिसफंक्शन। और इसके भी सेवरल कॉजेज है। इसमें हमारे पास एक तो यही कॉजेज हो सकते हैं, या फिर जो है वो कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है जो कि इसको जो है वो कॉज कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, कॉन्ट्रेक्चर। देखिए कॉन्ट्रेक्चर जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एडेप्टिव शॉर्टनिंग की। ठीक, कॉन्ट्रेक्चर से क्या मुराद है, एडेप्टिव शॉर्टनिंग। जब भी मसल बहुत ज़्यादा टाइटन हो जाएगा, आपको जो है वो एक्सट्रीम रेजिस्टेंस फील होगी जब आप मूवमेंट करा रहे होंगे, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रेक्चर बन गया है। अब कॉन्ट्रेक्चर सिर्फ मसल का ही नहीं, हमारे स्किन की भी हो सकती है, वहाँ पर मौजूद फेशिया की भी हो सकती है। स्किन में बहुत एक कॉमन एग्जांपल है, स्कार का कॉन्ट्रेक्चर बन जाता है जब भी इंजरी होती है उसके रिजल्ट में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन में अगर कोई स्कार हीलिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसकी वजह से कॉन्ट्रेक्चर जो हो सकता है, और कॉन्ट्रेक्चर की वजह से फर्दर जो है मोबिलिटी जो है वो नॉर्मल नहीं रहती, मोबिलिटी क्या कहती है, अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, आफ्टर कॉन्ट्रेक्चर हम लोगों ने जो नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या है, एडहेजन की। देखिए जब भी हमारी जो कोलेजन है, हम सबको पता है कि कोलेजन बेसिकली क्या करती है, हमारे जॉइंट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, हमारे मसल्स को, सॉफ्ट टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जॉइंट्स को नहीं लेकिन मसल्स को, इर्द गिर्द के सॉफ्ट टिश्यू को, बोन मैट्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है कोलेजन। तो वो कहता है कि जब भी कोलेजन के फाइबर की एबनॉर्मल एडहेरेंस हो जाए, उनके अंदर एबनॉर्मल एडहेसिव चेंजेस आ जाए, तो वहाँ पर क्या बनना शुरू हो जाएगा, एडहेजन बनना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर डिफरेंट इसके हो सकते हैं, एक बहुत कॉमन कॉज कॉन्ट्रेक्चर का भी, एडहेजन का भी, ज्वाइंट या डिसफंक्शन का भी, वो एक क्या हो सकते हैं, इमोबिलाइजेशन हो सकता है, और जब वो प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन होगी, ठीक है, या फिर चाहिए किसी भी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन के रिजल्ट में बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो डिफरेंट इसके अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने डिसफंक्शन और ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। नेक्स्ट पे जो अब हमारे पास डिजीजेज आ रही हैं, जो चीज़ें अब हम लोगों ने पढ़नी है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट है, एक हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्स मसल गार्डिंग, और दूसरा हमारे पास इंट्रिंसिक मसल स्पैज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स मसल गार्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए रिफ्लेक्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे मुराद होती है इनवॉलंटरी चीज़, जिसको आप या मैं कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी। मसल गार्डिंग, गार्डिंग से क्या मुराद है कि मसल को बचा रहा है। ठीक है, कोई चीज़ ऐसी है जो कि उसकी हेल्प कर रही है, उसको इंजरी से बचा रही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, जो कि किसी भी पेन के स्टिमुलस के रिजल्ट में, देखिए जब भी हमारे पास रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती है, हमें पता है कोई ना कोई स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस के नतीजे में एक रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या था, पेन थी, और रिस्पांस क्या था, उस मसल ने अपने आप को क्या कर लिया, इनवॉलंटरीली प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ताकि क्यों किया, मकसद क्या होगा यहाँ पर, ताकि मजीद वहाँ पर इंजरी कॉज ना हो। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स मसल गार्डिंग। ठीक है, अब पेन जो है ना वो बेसिकली डिफरेंट रीजन की वजह से हो सकती है। हो सकता है पेन मसल के ट्रॉमा, डायरेक्ट इंजरी की वजह से हो जाए, या फिर जो है वो पेन रेफर्ड हो जाए। वो कहते हैं जब स्टिमुलस रिमूव होगा पेन का, तभी जो है ये सारे रिस्पॉन्स भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। और एक बड़ी ही अच्छी लाइन इसने यहाँ पर लिखी हुई है, इसने कहा है
कि हमारे पास जो मसल गार्डिंग है ना, जो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो ऐसा स्प्लिंट एक्ट करते हैं। हमें पता है कि स्प्लिंट क्या करता है, स्प्लिंट इमोबिलाइज करता है। स्प्लिंट आपको फर्दर इंजरी से प्रिवेंट करता है। जब स्टेबिलिटी नहीं होती तो हम उसको इमोबिलाइजर अप्लाई करते हैं, स्प्लिंट्स अप्लाई करते हैं ताकि ज्वाइंट अपनी जगह पे स्टेबल रहे। तो वो कहते हैं कि जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिंग मसल होता है वो एक नेचुरल इमोबिलाइजर यानी एक नेचुरल स्प्लिंट के तौर पर एक्ट करता है और मसल को फर्दर इंजरी से जो है वो क्या कर रहा होता है, प्रिवेंट कर रहा होता है। ये बहुत अच्छी लाइन बुक में लिखी हुई है, अगर मैं इसको रीड करूँ, व्हेन नॉट रेफर द कॉन्ट्रैक्टिंग मसल फंक्शनली स्प्लिट्स द इंजर्ड टिश्यू अगेंस्ट मूवमेंट। ठीक है, ये चीज़ आई होप क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंट्रिंसिक मसल स्पैज्म। देखिए, जब भी हम इंट्रिंसिक की बात करते हैं तो इंट्रिंसिक से मुराद होती है इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। इंटरनल फैक्टर्स पुअर सर्कुलेशन भी हो सकती है, ठीक है, पर्टिकुलरली सर्कुलेशन ख़राब है उसकी वजह से, या फिर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है उसकी वजह से। डिफरेंट अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, कोई इंटरनल ट्रॉमा हो गया, या फिर वहाँ पर कोई इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, उसकी वजह से भी हमारे मसल कॉन्स्टेंटली जब टेंशन में रहते हैं तो स्पैज्म में चले जाते हैं। तो डिफरेंट कोई इन्फेक्शन हो सकता है, डिफरेंट रीज़न होते हैं जो कि आपके इंट्रिंसिक मसल स्पैज्म जो है उसके बारे में कॉज कर सकते हैं। ठीक है, अब मसल स्पैज्म से क्या मुराद है, प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। इससे भी मुराद है कि प्रोलॉन्ग इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पैज्म में। और ये स्पैज्म किसकी वजह से हो रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से, कोई भी इंटरनल फैक्टर्स जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना आपकी बुक के अंदर उसने हमें एक साइकिल दिखाई हुई है। अगर आप इस साइकिल को जो है वो देखें तो उसने हम लोगों को कहा है कि ये हमारे पास बेसिकली होता ही है कि एक पेन स्पैज पेन साइकिल, इसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा। कोई भी ट्रॉमा हुआ, पेन हुई, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हुआ, इमोशनल टेंशन हुई, कोल्ड हुआ, इमोबिलाइजेशन हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, रिफ्लेक्स मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई। रिस्ट्रिक्टेड रिफ्लेक्स मसल कॉन्ट्रैक्शन ने एज ए इमोबिलाइजर एक्ट किया था और क्या कराया था, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी तो ऑब्वियस वहाँ पर सर्कुलेशन अच्छी नहीं रहेगी, तो सर्कुलेटरी स्टेसिस डेवलप हो जाएगा जिसकी वजह से टिश्यू इस्कीमिया हो जाएगा और फिर एज अ रिजल्ट पेन डेवलप होगी और फिर दोबारा से पेन की वजह से क्या होगा, मसल स्पैज्म होगा और मसल स्पैज्म की वजह से फिर चलता रहेगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज द पेन स्पैज्म पेन साइकिल, और इसको हम सेल्फ परपिटेटिंग साइकिल ऑफ द मसल स्पैज्म भी कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको जो है थोड़ी बहुत ये साइकिल जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है दो हमारे पास नेक्स्ट इंजरीज रहेगी जो कि क्या है, मसल वीकनेस है। देखिए, मसल का काम क्या होता है, मसल का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जब भी हम नोट करेंगे कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ में कमी आ गई है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज मसल वीकनेस। ठीक है, और मसल वीकनेस डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। इसके अंदर हमारे पास कुछ सिस्टमेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई सिस्टम रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, कोई न्यूरोमस्कुलर इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो वीकनेस हो सकती है, डाइट वगैरह अगर कोई ठीक नहीं ले रहा उसकी वजह से हो सकता है, जीआईटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कोई लोकल लेजन हो सकता है, डिफरेंट रीजन हो सकते हैं जो कि इसको जो है वो कॉज कर सकते हैं। या फिर सिंपली अगर बहुत टाइम तक मसल को यूज़ नहीं किया गया या उसको मिस यूज़ या डिस यूज़ किया गया तो उसके रिजल्ट में भी जो है ना ये हो सकता है। फिर हमारे पास आता है मायोफेशियल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। हमें पता है कि जो फेशिया होता है ना, इसकी एक नॉर्मल कंप्लायंस होती है। जब भी कोई मूवमेंट हो रही होती है तो आपका फेशिया भी एक्सपैंड कर रहा होता है, फेशिया भी साथ मूव कर रहा होता है। तो वो कहते हैं कि अगर कोई इशू हो गया है, कोई भी मसला हो गया है, उसकी वजह से आपका फेशिया एक्सटेंड नहीं कर पा रहा और मसल भी आपकी इसकी वजह से ठीक मूव नहीं करेंगे, और वहाँ पर कहते हैं कि एबनॉर्मली क्या हो गया है, इंटरस्टिशियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया है। इंटरस्टिशियल प्रेशर इंक्रीज भी उसके अंदर हुआ है, उसी फेशिया के अंदर हुआ है जो नॉन एक्सटेंसिबल था, जो कि मूव नहीं कर पा रहा था। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज मायोफेशियल पेन सिंड्रोम। ठीक है, ये मायोफेशियल कंपार्टमेंट सिंड्रोम में इसको कहते हैं। अब इसकी वजह से जब चूंकि आप देखिए इस तरह से आपका फेशिया पड़ा है और इसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड होना शुरू हो गया और यहाँ पर हमारी सराउंडिंग वेसल्स नर्व्स वगैरह गुजर रही हैं, ये उनको क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा। अगर वेसल्स कंप्रेस होंगी उसकी वजह से इस्कीमिया जो है वो हो जाएगा, नर्व कंप्रेस होंगी तो उसकी वजह से पेन वगैरह भी जो है ना वहाँ पर हो सकती है। ठीक है, और फंक्शन भी लॉस हो सकता है, डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ट्रॉमा हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव क्लॉथिंग है वो जो है ये चीज़ें कॉज कर सकती हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये बेसिक बातें पढ़ ली। अब हमारे पास ना बेसिकली 3 ग्रेड्स होते हैं जो कि हम लोगों ने इंजरीज को दिया होते हैं। ये तो बच्चों वाली बिल्कुल बात है, ग्रेड 1 क्या होगा, ग्रेड 2 क्या होगा, ग्रेड 3 क्या होगा। ग्रेड 1 बेसिकली क्या है कि अगर आप देख रहे हैं इंजरी हुई है, इंजरी के बाद सिर्फ माइल्ड पेन हो रही है, विद इन 24 आवर्स जो है वो पेन है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइल्ड स्वेलिंग हो गई है, लेकिन वो स्वेलिंग क्या है, लोकलाइज स्वेलिंग है, यानी उसी एरिया तक कन्फाइन है, ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुई है। ठीक है, और पेन सिर्फ तब हो रही है जब आपने टिश्यू को, पहले तो 24 घंटे तक पेन होती रही, फिर बाद में पेन तब हो रही है जब आपने टिश्यू को सिर्फ स्ट्रेच किया या उसके ऊपर
प्रेशर लगाया तो दैट इज ग्रेड 1। ग्रेड 2 क्या है, मॉडरेट ग्रेड है, ठीक है। मॉडरेट इसमें आप पेशेंट के पेन का कंप्लेन करेगा, ठीक है, मॉडरेट पेन होगी। और उसके बाद वो कहते हैं कि इस तरह की पेन होगी कि इसमें एक्टिविटी नहीं हो पा रही होगी पेशेंट को, कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मसल को गार्डिंग करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज पेशेंट जो है वो कोई फर्दर इंजरी की तरफ जा सकता है। और ये पेन जो है ना स्ट्रेस से इंक्रीज हो सकती है, पैल्पेशन से इंक्रीज हो सकती है, डिफरेंट इसके जो है ना रीजन हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि इसमें फाइबर्स जो है वो अगर आप देखें तो कुछ फाइबर्स आपको पार्शियली टॉर्न भी नजर आएंगे, यानी कुछ टीयर भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ग्रेड 3 है, ग्रेड 3 को हम कहते हैं 3rd डिग्री है, इसमें नियर कंप्लीट हो सकता है, नियर कंप्लीट या फिर कंप्लीट टीयर हो सकता है। देखिए मैंने पीछे आपको मसल टीयर के बारे में बताया है कि कंप्लीट या पार्शियल टीयर में आप लोग को क्या मिलता है, नियर कंप्लीट टीयर होगा, कुछ फाइबर्स आपके लिंक्ड हैं अभी भी, जब आप उसके पॉइंट ऑफ ब्रीच पे जब आप उसको एक तो स्ट्रेच करेंगे आपको पेन देखने को मिलेगी, फिर आप उसको टच करेंगे तो भी आपको पेन देखने को मिले, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, पैल्पेशन करेंगे, पेन होगी। जबकि कंप्लीट टीयर में आप उसको स्ट्रेच करें तो क्या वो कंप्लीटली टीयर हो गया, दोनों फाइबर सेपरेट हो गया, तो वो पेन नहीं कॉज करेगा। लेकिन आपको जो है जब उसको टच करेंगे या पैल्पेट करेंगे तब पेशेंट जो है वो पेन की कंप्लेन करेगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना अभी तक हम लोगों ने इंजरीज को, लेगिंग्स को कवर कर लिया। नेक्स्ट में हम इरिटेबिलिटी ऑफ टिश्यू, जिसमें हम स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन और उनका रिपेयर किस तरह से होता है इसको डिस्कस करेंगे।